अच्छा ये देख के हैरान हो गए तुम? नहीं भाई, ब्रांड नहीं, टाइम बचेगा यार, फटाफट क्लास खत्म करेंगे ना। तुम्हारे पास क्या? हाँ तभी तो मांग रहा था क्वेश्चन इतने टाइम से। वो तो मैं तुम्हें सोल्यूशन भेजूंगा, तैयार कर रहा हूँ सोल्यूशन, वो सोल्यूशन भेजूंगा। तो अभी सोल्यूशन भेज दूंगा, मैं तैयार कर रहा हूँ सोल्यूशन, टेंशन मत लो। कर रहे हैं भाई मेहनत, जो भी है। हाँ तो क्वेश्चन क्या है? वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड, ये तो पता नहीं कभी तुमने ठीक है देख लो, पूछा है तो। ये छोड़ो, जिसने भी भेजा सामने देखो, ये क्वेश्चन मेरे पास है तो भेजा होगा पक्की बात, किसी ने, गारंटी ले रहा हूँ। क्योंकि 3 बार के में फाइल बनी है, तो ऐसा तो है नहीं गलती, और किसी कर्मचारी से नहीं बनवाई, खुद ही बनाई है तो भी। हाँ भाई, होते हैं लोगों के पास कर्मचारी गरीबों को छोड़ के, हर कोई अपने जैसा गरीब थोड़ी ना है। खैर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोडक्शन पूछ रहा है वो, फटाफट देख लो, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। वो कह रहा है अगर मेरा चार्ज ऑसिलेट करेगा, मान लो कोई भी चार्ज है क्यू, और वो ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेशन में टू एंड फ्रो, ठीक है। जब भी कभी ऑसिलेट करेगा तो वेव्स बनेगी, और वो वेव्स ऐसे बनेगी, इसका मैंने पूरा ब्यौरा दिया था तुम्हें, किस तरीके से बनेगी। एक बार मेरे को अगर वापस बता सकते हो तो बता दो, वरना फिर मैं 2 लाइनों में तुम्हें बता देता हूँ। 2 लाइनों में देखो, ऐसे जब भी चार्ज ऑसिलेट करेगा तो ये एक्सेलेरेशन में होगा, एक्सेलेटेड चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा? एक्सेलेटेड चार्ज। जब चार्ज एक्सेलेरेट करता है तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने साफ साफ पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड से फिर वापस क्या बनेगी? और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बनेगी? और फिर मैग्नेटिक फील्ड से, और दोनों की मैथमेटिकल इक्वेशन भी देखी थी, एक में डी बाई डी टी आता था और एक में डीवी बाई डी टी आता था, है ना। तो उनसे ये दोनों बनती चली जाएगी, और जब बनेगी हमें ये भी पता है कि ये परपेंडिकुलर बनेगी। तो एक तो होगी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, वो तो ये गिर गई। एक डायरेक्शन किसकी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेटिंग वेक्टर नाचते हुए, और एक होगी मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेटिंग वेक्टर नाचते हुए, ठीक है। जब ये बनेगी तो ये घटेगी। ये बेसिकली ऑसिलेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक इसमें, इलेक्ट्रिक में, और इलेक्ट्रिक मैग्नेट में, इस तरीके से काम बनता है इनका, ठीक है। और ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है, इस तरीके से ये बन जाती है। स्कीमेटिक डायग्राम यही है जो बनाया, ठीक है। EMF applied to a series combination of resistor and capacitor drive an expression for the impedance of the circuit with the help of phasor diagram, ठीक है। इसमें कहाँ दिक्कत आई बताओ, आओ। कैपेसिटर और रेजिस्टर है, तो ये है अपना सर्किट, कोई इंडक्टेंस नहीं है, ये बन गया, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। इसमें R और I सेम फेज में रहेंगे, इसमें R और I कह रहा हूं, V और I सेम फेज में रहेंगे। कैपेसिटर में क्या होगा? V अगर मैंने यहां बना दिया, I 90 डिग्री आगे, 90 डिग्री पीछे, 90 डिग्री आगे कैपेसिटर में, करंट लीड करता है, और इंडक्टर में करंट पीछे होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका डायग्राम बनाते हैं, फेजर बना लेते हैं। फेजर कैसे बनेगा? मान लो मेरा रिजल्टेंट यहां कहीं आएगा, एक तो ये मान लेते हैं, इसको बोल देते हैं VR, इसको बोल देते हैं VC, चलेगा, ठीक है। अब अगर करंट को मेरे को यही बनाना हो, तो क्या VC यहां बनना शुरू हो जाएगा? तो VC यहां है, VR यहां है, तो क्या E यहां आएगा? ये तो रिजल्टेंट है दोनों का भाई, यही तो इन दोनों में टूटा होगा, VR और VC में, कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये E किसके बराबर आ जाएगा? क्या आ जाएगा? अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, बताओ कोई दिक्कत? इसको लिख सकते हैं I स्क्वायर R स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं I स्क्वायर X C स्क्वायर का अंडर रूट, ये E, और इसको क्या लिख सकते हैं? I R, कोई दिक्कत? I बाहर निकाल लो, ये बचा R स्क्वायर, और X की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये मेरे को बताओ, क्या इंपीडेंस नहीं आ गई? ये करंट आ गया, ये EMF आ गई। वही पूछ रहा था, वो कह रहा था बनाने को, हो गया सब। बताओ कोई दिक्कत? पक्का? ये एंगल कितना? ओमेगा टी, ये कितना? ठीक है, ऐसे फेजर पूरा बना सकते हो तुम। अच्छा, फिर उसने क्या पूछा है? सीरीज सर्किट हैज अ रेजिस्टर 20 ओम, एमीटर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एंड द कैपेसिटर इतना, सोर्स ऑफ 220 वोल्ट 50। देखो क्या क्या दिया, जब भी कभी वो बिना कुछ बोले कोई पोटेंशियल की वैल्यू दे दे, तो कितनी होगी? VRMS होगी, ना V नोट होगी और ना V होगी। V बोले तो किसी भी टी टाइम पे,
और वी नॉट बोले तो आर मैक्सिमम। और अगर वो बिना कुछ डिफाइन करे एक वैल्यू दे दे तो वो वीआरएमएस, क्योंकि हम वीआरएमएस ही देखते हैं हमेशा। तो वीआरएमएस कितना है इसका 220, और फ्रीक्वेंसी कितनी 50 हर्ट्ज, ठीक है। और क्या बोला इसने, इज कनेक्टेड विद इट, ठीक है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इफ द रीडिंग ऑफ द एमीटर इतना, ठीक है। और हमें रेजिस्टेंस पता है, चलो तो अच्छा रेजिस्टेंस भी लिख ही लेते हैं। क्या क्या गिवन है अपने को, रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओम, और करंट कितना है अपने पास 2.5 एम्पियर। मेरे को बताओ वीआरएमएस और आई को डिवीजन में लगा दूं तो क्या मेरे पास इंपीडेंस आ जाएगी? तो 1 सेकंड से पहले तो आ गई इंपीडेंस। इंपीडेंस कितनी आ जाएगी 220 बटा 2.5, ठीक है। 25 चौक तो 88 आ गई ओम, इसमें कोई दिक्कत? और z बराबर होता है z स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, और मुझे यही निकालनी थी। तो एक्स सी आ जाएगा अंडर रूट 88 का स्क्वायर माइनस आर कितना 20 का स्क्वायर। क्या एक बार 88 माइनस 20 और एक बार 88 प्लस 20 करके इंटू करके रूट निकाल के फेंक दोगे? कैलकुलेशन आ गए, आंसर आ चुका है कितना डब्बा, ठीक है। हाँ रिएक्टेंस मतलब देखो एक बार थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ इधर, एज ए थ्योरी रिवाइज करा देता हूँ तुम्हें थोड़ा थोड़ा, अगर गाज जम गई हो। दो टाइप की मतलब रुकावट ऑफर हो सकती है हमें, एक रेजिस्टेंस, दूसरी रिएक्टेंस। वैसे 3 होती है, अगर पढ़ो तो 3 होती है। तो एक रेजिस्टेंस ऐसे लिख लो चलेगा, और एक रिएक्टेंस ऐसे लिख लो चलेगा, और एक इंपेडेंस, है ना। नाम अलग अलग क्यों रखे गए, इन दोनों में क्या फर्क है, बेसिक फंडामेंटल फर्क क्या है, मूलतः फर्क क्या है? अबे ये सब फालतू की बात है, रेजिस्टेंस में हीटिंग इफेक्ट होते हैं, बिल्कुल क्रक्स में बात करो। इसमें हीटिंग इफेक्ट नहीं होते, ये खुद दो हिस्सों में टूटता है। कौन कौन, एक कैपेसिटिव और एक इंडक्टिव। इन दोनों में से किसी के भी हीटिंग इफेक्ट, जब हीटिंग इफेक्ट नहीं है तो नाम अलग रखना पड़ेगा, रेजिस्टेंस कैसे बोलते हो, तो हमने क्या नाम रखा रिएक्टेंस। दो टाइप की होगी, एक कैपेसिटिव और एक इंडक्टिव, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और एक होगी इंपीडेंस, इंपीडेंस दुनिया में कुछ भी हो सकती है, किसी के पास रेजिस्टेंस भी है रिएक्टेंस दोनों टाइप की है तो भी क्या है वो इंपीडेंस, एक टाइप की रिएक्टेंस एक टाइप की रेजिस्टेंस तो भी क्या है इंपीडेंस। अगर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है तो भी क्या हो सकती है वो इंपीडेंस, सिर्फ और सिर्फ एक टाइप की रिएक्टेंस है तो भी क्या होगी वो। तो एक तरीके से तुम बोल सकते हो इंपीडेंस ही दो टाइप की थी, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, और रिएक्टेंस दो टाइप की थी, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। क्लियर, अब तो कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अगला देखो, EMF is applied to the series of the combination इतना इतना इतना। अच्छा अब इसने फेजर डायग्राम किस किस के बीच में मांग लिया, अब सर्किट ये हो गया अपना, ये रेजिस्टेंस और ये L, E नॉट साइन ओमेगा टी। क्या लास्ट में एक्सप्रेशन में यहां जो हमने निकाला था इसमें क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर। तो E बराबर आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। और फेजर कैसे बन जाएगा इसका, उल्टा। बताओ कोई दिक्कत, पहला पार्ट डन, ठीक है। दूसरे में क्या कह रहा है, बल्ब है जिसकी रेजिस्टेंस है, इसका भी लिख लो, रेजिस्टेंस कितनी बोली उसने 10 ओम, ठीक है। सीरीज में इफ एन इंडक्टर ऑफ नॉन इंडक्टेंस, ठीक है। एल निकालना है अपने को, मतलब एक्स एल निकालना है, ठीक है। द ऑल्टरनेटिंग सोर्स मार्क वोल्टेज इतना, तो वीआरएमएस कितना 100 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी कितनी 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस इफ द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट इज, तो फाई कितना दिया 5/4। इसमें बताओ कोई दिक्कत, सारी बातें क्लियर है, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे 10 फाई बहुत तरीके से लिखा जा सकता है, एक लिखा जा सकता है VL माइनस VC अपॉन आर, आर नहीं सॉरी वी वी आर, तो VL माइनस VC अपॉन VR, ठीक है। तो अपने को क्या क्या पता है, अपने को पता है V पता है 100। अच्छा इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, इसमें से I कॉमन ले सकते हैं, काट सकते हैं, तो नीचे क्या बचेगा R, और ऊपर क्या बनेगा XL माइनस XC, ये भी किया जा सकता है। और XC यही नहीं अपने पास, तो ये XL बाय R, तो XL किसके बराबर आ गया, XL बराबर आ गया R10 फाई, हो जाएगा यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा हमें XL ही निकालना था ना, हाँ XL ही निकालना था, ठीक है। तो L निकाल लो, अरे हाँ इंडक्टेंस L, तो L में इसको खोल दो,
एक्स एल कितना आ जाएगा, ओमेगा एल। ओमेगा एल को फिर से खोल दो तो क्या आ जाएगा, 2 पाई म्यू एल। अब एल निकाल लो यहां से, एल आ जाएगा आर टेन फाइव अपॉन में 2 पाई म्यू। चेक करते क्या क्या गिवन है, आर कितना 10 और ये 1 10 पाई बाय 4 और ये 50 और ये 3.14। सब लिमिट की वैल्यू निकाल दोगे, आंसर आया डब्बा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। Following figure shows a current carrying circular loop. What will be the net magnetic field at the center of the circle O due to a current through the loop shown? ठीक है आंटी जी, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये देख लो करने लायक है। अरे वाइट पे वाइट ही हो जाएगा। देखो ये क्या, एक आर्क बनी, इस आर्क की वजह से क्या आएगा, म्यू नोट बाई 2 आई बाई आर इनटू में थीटा अपॉन में 2 पाई। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी वजह से कहां आएगा मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं डॉट। इसमें कोई दिक्कत, पक्की बात है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो हाँ एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड। अब इसकी वजह से देखते हैं कि एक वायर है, एक स्ट्रेट वायर की वजह से हमने सीखा हुआ है फॉर्मूला क्या, थीटा बाई 2, क्या ये भी थीटा बाई 2, बताओ कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, अगर ये थीटा बाई 2 है तो इस पॉइंट पे, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे अंदर और बाहर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, कैसे आएगा, एक स्ट्रेट वायर है तो ऐसे करके अंदर जाएगा, तो ये जाएगा परपेंडिकुलर इनवर्ड। ठीक है, अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लिखा क्या जाएगा बताओ, म्यू नॉट 4 पाई आई साइन थीटा बाई 2 प्लस, या साइन थीटा बाई 2, साइन ही आता है दोनों में, और कॉस तो दूसरे वाले पे आएगा। कोई दिक्कत, पक्का। तो इसकी वजह से आ गया, और ये है अंदर की तरफ, तो इसमें से जो भी निकल रहा है निकाल लो, 2 से 4 कट गया, ये आ गया 2 पाई आई और ये बचा साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या कॉमन है, आई म्यू नोट 2 पाई ये तो हो गया कॉमन, है ना। अब अपने पास यहां क्या बचा है, यहां बचा है थीटा अपॉन 2 आर। अरे बराबर क्यों करना है, कंपेयर करना है, साइन थीटा बाय 2। तुम्हें क्या लगता है किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, दोनों की वैल्यू एंगल में रेडियन में रखनी है, दोनों की दोनों रेडियन में रखी जाएगी। तो बताओ थीटा बाई 2 आर या फिर साइन थीटा बाय आर। मुझे रेडियस पता है क्या, पहले तो ये देखो, कैसे बता सकते हो तुम, अब मुझे रेडियस का भी नहीं पता ना। देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर टू द पेपर आउटवर्ड इफ 90 और 180 डिग्री। ठीक है, अगर एंगल 90 से बड़ा हुआ और 180 से छोटा हुआ तो परपेंडिकुलर प्लेन आउटवर्ड इफ थीटा। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे कभी भी थीटा 90 से फालतू हो सकता है क्या, इस वायर के लिए थीटा कभी भी 90 से फालतू नहीं हो सकता। और यहां पे उसने थीटा क्या दिया है, थीटा 90 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना, वायर बनी ही नहीं, फिर तो डायमीटर नहीं हो जाएगी, फिर इससे पास नहीं करने लग जाएगी, फिर तो जीरो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। देखो अगर तुम इस थीटा को 90 कर दो तो क्या बनेगी, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से बनेगा, हाफ समाई सर्कल की वजह से बनेगा, और इसकी वजह से कैसा आता है अंदर, और उसने बोला आउटवर्ड, अंदर कह रहा हूं आउटवर्ड। हाँ अरे देख, ये थीटा है, इसको 90 डिग्री कर, सेंटर पे 90 डिग्री अगर बना, सेंटर पे अगर 90 डिग्री बना तो मान ले ये यहां बनी कहीं, है ना। अब मैं एंगल बढ़ाता चला जाऊं, कहां जाना है मेरे को, 180 तक जाना है, तो कहां आ जाएगी ये, नहीं। अच्छा, और ये वायर, ये वाला जो सेक्शन है ये इधर मूव करता चला जाएगा सेंटर की तरफ, इसमें कोई दिक्कत। अच्छा तो परपेंडिकुलर टू द पेपर आउटवर्ड इफ परपेंडिकुलर टू द पेपर आउटवर्ड, ये क्या परपेंडिकुलर टू द पेपर आउटवर्ड आ सकता है, हाँ ठीक है। हाँ बट मैं और अच्छी एक्सप्लेनेशन चाह रहा हूँ, और अच्छी एक्सप्लेनेशन चाह रहा हूँ। देखो मेरे को बताओ, सुनो सुनो, ये सेक्शन जैसे जैसे इसके पास जाएगा तो, अच्छा इसमें हमने नीचे आर तो लिखा ही नहीं ना, ये तो आएगा ही आएगा, ये भी सेम है, तो थीटा बाई 2 और ये कंपेयर करना है बेसिकली। हाँ अब तो ही जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला गलत लिखा था हमने, एक चीज भूल गए। अब मेरे को बताओ जैसे जैसे मैं ये आर घटाऊंगा क्या फील्ड बढ़ेगा,
देख लो सोच के। और जैसे ही ये 180 डिग्री पे आ जाएगा, जैसे ही 180 डिग्री पे आ जाएगा, जीरो हो जाएगा तुरंत। वायर पे यहां एक पॉइंट है जो इसकी लाइन ऑफ एक्शन में है, उस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वायर की वजह से? जीरो। तो इसीलिए उसने 180 नहीं होने दिया बस। और अगर तुम इसको इस रेंज में रखोगे तो मेरा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगा, क्योंकि डोमिनेट करेगा। इसीलिए अच्छा सवाल है, सोचना पड़ रहा है इसमें काफी कुछ। तो पहले वाला ऑप्शन गलत। तेरे को बता समझ आया कि नहीं? एक बार मेरे को फटाफट बता दे क्या करा है मैंने। हाँ, तो ये बढ़ता जा रहा है बिल्कुल। ये तो उतना ही रहेगा। जब ये 180 चला जाएगा, समय सर्किल की वजह से आने लग जाएगी यहाँ पे चीजें। हाँ, ऑप्शन में 180 नहीं गया कभी भी। हाँ हाँ, तो आउटवर्ड तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरे पे आ जाओ। परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन कह रहा हूं, पेपर आउटवर्ड। अब इसमें देख लो, इसमें से इन दोनों में से तो कौन जीतेगा कौन हारेगा वो वाली बात होगी। तो मुझे क्या कंपेयर करना है? थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2। तो एंगल तो हमेशा बड़ा होगा ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। तो थीटा बाय 2 बड़ा होगा साइन थीटा बाय 2, एक्सेप्ट ये दोनों कब बराबर होंगे? जब एंगल बहुत छोटा हो जाए। एंगल बहुत छोटे एंगल पे तो ये होंगे बराबर। और अगर बराबर हो गए तो जीरो आंसर जाएगा। अगर बराबर हुए तो जीरो आंसर जाएगा। और अगर बराबर नहीं हुए तो कौन डोमिनेट करेगा? आउटवर्ड वाला। तो ये आंसर हो सकता है। ये गलत हो गया। ये कब होगा? उसे बोलना चाहिए था कि थीटा वेरी स्मॉल। अगर एक बोल देता ऐसा तो आंसर जीरो हो जाता। इसलिए बढ़िया सवाल था। हाँ बता, कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सवाल भी देखो। ये एक वोल्ट मीटर है जो इसके अक्रॉस चीजें नापेगा बस। हाँ हाँ, तो तुम में से कोई जना नहीं होगा, उसने भेज दिया होगा। ठीक है। और जो V2 है वो किसके अक्रॉस नापेगा? इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों के अक्रॉस। तो ये तो दोनों को, और ये सिर्फ रेजिस्टर को। अब देखते हैं क्या क्या है। तो इसने मेरे को दिया 50√2, तो VRMS सीधा सीधा अपना 50√2, बात खत्म। ठीक है। अच्छा, और अपने को क्या पता है? V1 कितना? अरे वाह, वाइट पे वाइट। V1 40 वोल्ट, और मुझे निकालना होगा V2। ठीक है। हाँ, तो अब मेरे को बताओ, ये दोनों के दोनों तो ऐसे लिखे जा सकते हैं ना, VL माइनस VC में एज्यूम, इसका मोड एज्यूम कर रहा हूं कि VL बड़ा है थोड़ी देर के लिए, है ना, मोड लगा दिया का स्क्वायर प्लस बराबर बराबर ये पूरा। अच्छा, इसकी VRMS वैल्यू लिख लूं, तो यहां पे भी क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस की RMS और इसकी भी RMS, और बराबर में क्या आ जाएगा? 50√2 तो मैक्सिमम है ना, तो बाय √2 भी तो करोगे ना, क्योंकि VRMS आई V मैक्स बाय, उसने कुछ नहीं बोला, मैं बता रहा हूं ना। अच्छा देख, दोबारा सुन। क्या VRMS V मैक्स बाय √2 होगा? कर दिया, तो VRMS कितना आ गया? इसमें बता कोई दिक्कत? ये जो फॉर्मूला लिखते हैं हम, ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? सबके लिए। अगर यहां तो मैक्सिमम लगाएगा, यहां मैक्सिमम, यहां मैक्सिमम, यहां मैक्सिमम। ठीक है। अगर आरएमएस तो यहां आरएमएस, यहां आरएमएस, यहां आरएमएस, यहां आरएमएस। किसी इंस्टेंट पे निकालेगा तो यहां भी उस इंस्टेंट पे, सेम इंस्टेंट पे, सेम इंस्टेंट पे, सेम इंस्टेंट पे। इंस्टेंसेस अलग अलग नहीं होने चाहिए। तो लगा? तो क्या मैं ये वीआरएमएस के लिए नहीं लगा सकता? लगा सकते हैं। तो मुझे क्या रीड करवाना है? तो V2 निकाल लेते हैं। क्या इससे V2 आ जाएगा? यही है अपना V2, प्लस ये है अपना V1। V1 कितना? 40 का स्क्वायर, और ये 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, 90 इंटू 10 900, 900 का रूट 30। समझ आया? कोई दिक्कत? प्राइमरी कॉल ऑफ ट्रांसफार्मर इतना इतना इतना, ठीक है। देखो, एक तो मेरे को ये पता है कि इसमें एन एस अपॉन में एन पी बराबर 2, तो ये भी पता है मेरे को ई एस अपॉन में ई पी भी 2, और मेरे को ये भी पता है आई पी अपॉन आई एस भी 2। अच्छा, अब पूछा क्या है उसने? 220 वोल्ट की इनपुट है। इनपुट 220 वोल्ट है, तो प्राइमरी मेरे को पता है। प्राइमरी कितना हो गया? 220 वोल्ट। अच्छा, विल स्टेप अप V इनपुट एट 10 एम्पियर। अच्छा, ये भी दे रखा है, कहां गया? 10 एम्पियर प्राइमरी में, ये रहा 10 एम्पियर। तो मेरे को बताओ, इसको यूज करके क्या मैं यहां से ई एस निकाल सकता हूं?
कितना आ जाएगा 440, ये आ गया ईएस। अब इसको यूज करके आईएस निकाल सकते हैं। तो आईएस कितना आ गया, तो 440 5, 440 440 5 ही है, ठीक है। ई का कह रहा है फॉलोइंग ग्राफ आर रिप्रेजेंटेड द प्लॉट बिटवीन द रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर। अच्छा, एनर्जी किस रेट से स्टोर होती है, हाफ। इसका भी रेट निकालना है, बताओ कोई दिक्कत, जैसी रेट पड़ा कर दिया, काम खत्म। तो आधा बाहर, एल बाहर, आई स्क्वायर का 2i, चेन रूल में डी आई बाई डी टी, 2 से 2 कट गया, एल आई डी आई बाई डी टी। चलो फिर क्या कह रहा है, ग्रोथ ऑफ द सर्किट इन एल आर सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग। वैसे मैं इसको 1 सेकंड में करवा सकता था अगर कॉम्पिटिटिव क्लास होती, इक्वेशन लगा के वो वाली, बट इसको इससे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बेस्ट रिप्रेजेंट द रिजल्टिंग कर्व du बाई डी टी। क्या ये मैंने du बाई डी टी ही तो निकाला है। अच्छा, और नीचे टाइम है ना, तो इससे तो मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, है ना। तो अब देखते हैं क्या क्या हो सकता है। एक बात बताओ, अगर मैं t को 0 रखूं तो क्या i भी 0 होगा उस मोमेंट, ये कॉन्सेप्चुअल है। अगर कैपेसिटर होता i मैक्सिमम होता, क्योंकि इंडक्टर है तो हाँ। एग्जांपल देता हूं ताकि तुम समझ पाओ। ये CL t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर मान लो खाली है, कैपेसिटर मान लो खाली है। इसके 2-3 एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं मैं। अगर कैपेसिटर खाली है t इक्वल टू 0 पे, तो कैपेसिटर चार्ज होने का रेट मैक्सिमम होगा। बिल्कुल है, समझो कि तुम 4 दिन से भूखे हो, पहला निवाला जो मुंह में जाएगा मोस्ट रैपिडली जाएगा, भूख पहले से ही मुंह में इतना सारा, 2 बार चबाते ही वो पेट में जाएगा, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हाँ, ऐसे फिर भैंस की तरह चबाने लगोगे, थूक बनना बंद हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कर कुरा के ये t इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या i 0 हो जाएगा और q मैक्स हो जाएगा। ये t इक्वल टू इंफिनिटी हमारी दुनिया का है या इसकी दुनिया का, इसकी दुनिया का, हमारी दुनिया का नहीं। हमारे लिए सेकंड है वो, उसके लिए, हमारे लिए जो सेकंड है उसके लिए वो इनफाइनाइट है। अच्छा, ऐसे ही t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे, क्योंकि i इसके पास 0 हो चुका है, q मैक्स हो चुका है, तो कहां है फिर रेट, यहां स्टेडी में चला जाएगा। i यहां कहां चला जाएगा, स्टेडी में चला जाएगा। और इसको मैं एक और तरीके से सपोर्ट कर सकता हूं अपनी बात को, कैसे, मेरे को बताओ। ये इसमें पोटेंशियल और करंट का क्या हिसाब रहता है, करंट आगे दौड़ता है पोटेंशियल से 90 फेज में, और इसमें पीछे दौड़ता है। लो कॉम्प्लीमेंट कर लो, यहाँ पे माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा, उसके हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। अभी अगर किसकी बात करें, हम इंडक्टर की बात करें, तो t इक्वल टू 0 पे तो 0 होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये t इक्वल टू 0 पे i मैक्सिमम होगा, मतलब q 0 होगा। और यहां पे उल्टा हो रहा होगा, t बराबर 0 पे i 0 होगा और q मैक्सिमम होगा। बताओ कोई दिक्कत। तो अब इस पर आ जाओ, t 0 i 0, ये समझ में आता है। ये अप्रोचेज है, बराबर में लिखना चाहिए हमें, क्या लिखना चाहिए, t अप्रोचेज टू 0 मतलब i अप्रोचेज टू 0 इंडक्टर के केस में। अच्छा, फिर उसके बाद अगर मैंने कहा t अप्रोचेज टू इंफिनिटी, फिर i अप्रोचेज टू स्टेडी, कांस्टेंट होने लग जाएगा। अब मेरे को बताओ कौन से ग्राफ में तुम्हें ऐसा दिख रहा है इनफाइनाइट टाइम के बाद ये स्टेडी मतलब कांस्टेंट हो चुका है करंट, क्या था, कहां दिखा, यहां दिखा, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा गोपाल भैया, टर्निंग रेडियो टू रिसीव स्पेसिफिक स्टेशन, द टर्निंग नहीं ट्यूनिंग सर्किट इन द रेडियो कंसिस्ट ऑफ जीरो कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट। अच्छा एक और चीज, अगर मेरे पास कोई भी सर्किट है, पहली बात तो कोई भी सर्किट एलसीआर ही होता है दुनिया में, कोई भी सर्किट ऐसा नहीं है जो प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव हो। तो अगर मेरे पास कोई एलसीआर है, इसका मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि वो सिर्फ कैपेसिटिव है, वो सिर्फ कैपेसिटिव सर्किट है, तो इसका मतलब क्या है, आर और एल जिंदा है बट उनका इफेक्ट नेग्लिजिबल है। हम वो चीज देख पाते हैं जो ज्यादा डोमिनेटिंग होती है, सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। तो कैपेसिटिव सर्किट में हम किसका इफेक्ट डोमिनेशन में देखेंगे, कैपेसिटर का, और इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टर का, ठीक है। तो सर्किट एलसी आ रही है बट उसमें कैपेसिटर सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, उसके आसपास कोई भी नहीं है। अब कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में इजी और कैपेसिटर या फिर प्योरली, प्योरली मिथ है पर लिखना पड़ेगा, है क्या कर सकते हैं, प्योरली इंडक्टिव। ऐसे सर्किट में
ऐसे सर्किट में ट्यूनिंग ज्यादा आसान होती है। ट्यूनिंग ज्यादा आसान होती है। रीजन क्या है? ट्यूनिंग का मतलब क्या है? रेजोनेंस। वर्ड समझ जाओ, ट्यूनिंग मतलब रेजोनेंस। रेजोनेंस बोले तो हाँ, नेचुरल फ्रीक्वेंसी फोर्स फ्रीक्वेंसी के बराबर आ रही है। ऐसे ही सिखाया था। अच्छा मैंने तुम्हें एग्जांपल भी दिया था कि तुमने रिमोट में अगर दो बटन दबाया तो इसका मतलब क्या है कि दो दबाने पे जो दो की फ्रीक्वेंसी है चैनल की, वो तुमने एलसीआर की फ्रीक्वेंसी करवा दी। तो चैनल तो हमारे पास सारे आ रहे हैं बेबी, 100 के 100 चैनल एक साथ आ रहे हैं, बट तुम कौन सा देख पा रहे हो जिसका इफेक्ट सबसे ज्यादा है? टीवी पे स्क्रीन पे 100 के 100 चैनल एक साथ आते हैं जिस पे तुमने क्लिक किया। या फिर नेटफ्लिक्स का ही देख लो एग्जांपल। नेटफ्लिक्स है, उसमें बहुत सारे मूवी के ऑप्शन आते हैं। होता तो वहां पे भी यही है, बैंडविड्थ भी आ जाती है ना, बट मैं सिंप्लीफाई करके समझा सकता हूं ऊपर ऊपर से। तो मान लो तुमने यहां कर्सर लाके और इस पे क्लिक कर दिया, ये मूवी चल पड़ी। पता है इसका इससे इसका हो क्या रहा है? जितनी भी नेटफ्लिक्स की लाइब्रेरी है, सारी की सारी चीजें तुम्हें एक साथ दिखाई दे रही है, बट 99% तुम्हें वो दिखाई देगा जिस पे तुमने क्लिक किया, उसको सेंट्रल टेंडेंसी बना लेगा। बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर, वो सब अब जो है नहीं, उसके भी तो इफेक्ट पड़ेंगे ना। अच्छा अब एक और चीज सीखो। ग्राफ ऐसा बना था हमारा, अगर बनाया हो हमने, ये किस किस का ग्राफ है? पावर और ओमेगा का। ये होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके आजू बाजू फ्रीक्वेंसीज होती हैं ऐसे बहुत सारी। जैसे मान लो इसको नाम दे देता हूं 1 2 3, मैंने 3 प्रेस किया। 3 प्रेस करने का मतलब क्या है? ये फ्रीक्वेंसी इससे मैच कर जाएगी। अब ये पूरी की पूरी वैल्यूज आगे सरक जाएगी। रेडियो में भी ऐसे ही होता था, नोब होता था, ऐसे ऊपर स्केलिंग होती थी, नोब घुमाते थे, स्केलिंग चेंज होती थी। इसका मतलब क्या है? तुम किसको अपनी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बनाना चाह रहे हो, वही चैनल सुनेगा। तो क्या ट्यूनिंग करना आसान हो गया? इसी बोलते हैं ट्यूनिंग। ये जो मैं कर रहा हूं इसे क्या बोलते हैं? ट्यूनिंग। कोई दिक्कत इसमें? तो प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में ट्यूनिंग ज्यादा आसान होती है। क्यों? क्योंकि मुझे बस 90 का फेज देखना है और उसके हिसाब से चीजें मैच करवानी है। भाई प्योरली कैपेसिटिव में क्या, किसका V, जो मेरे पास V भी नहीं बल्कि E इक्वल्स टू E नोट साइन ओमेगा टी है। तो करंट के साथ कितना फेज बनाया गया? I नोट कोस ओमेगा टी, या फिर साइन ओमेगा टी प्लस 90। तो मुझे बस देख इन दोनों की ट्यूनिंग, इन दोनों का देखना है, ट्यूनिंग में हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। समझ गया? मेरे को जो V C है वो यहां पे कुछ भी आता रहे, बट मुझे यहां कितना एंगल चाहिए? ओमेगा टी ही चाहिए, ताकि फाई जीरो हो जाए। फाई जीरो किसकी कंडीशन? रेजोनेंस की। तो आ गया रेजोनेंस और ट्यूनिंग आ गई। कोई दिक्कत? सेम काम का हम यहां पे कर सकते हैं। यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस कोस। माइनस कोस का मतलब साइन, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। समझ आया? और जो ई नॉट साइन ओमेगा टी है, अब मेरे को वीएल को क्या बनाना है? साइन ओमेगा टी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि फाई जीरो हो जाएगा। फाई जीरो होती है रेजोनेंस, क्योंकि फाई जीरो होती, पांचों की पांचों कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी। समझ आया? खैर और भी डिटेल है इसमें कि हम हाफ पावर सिग्नल ही देख पाते हैं, तभी हमें इतना इजी होता है, तभी डोमिनेशन में आती है वो सब चीजें, वो तो खैर डिटेल की बात है। बट तुम इससे, इस नॉलेज से काफी अच्छा आंसर कर सकते हो इसका, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जैसे उसने कहा एक्सप्लेन हाउ ए प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट कैन हेल्प गोपाल इन ट्यूनिंग हिज रेडियो टू द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस। दूसरे वाले का आंसर करंट वोल्टेज इन द प्योर इंडक्टिव एसी हाउ इट माइट इफेक्ट द ट्यूनिंग प्रोसेस रेजोनेंस। कंपेयर द फेज रिलेशन बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन प्योर कैपेसिटिव एंड प्योर इंडक्टिव। ले कर तो रखा। समझ गया? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब तो थ्योरी कितने अच्छे से बना के लिख रहा है उस पर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और थ्योरी में 2 पॉइंट जरूर इंक्लूड करने हैं, रेजोनेंस और हाँ, और ये वाला इफेक्ट मैथ करके दिखा देगा तो मजे आ जाएंगे। ठीक है? और ऐसा नहीं है कि भाई साहब ये बिल्कुल ही 4-5 शीट भर दी इसी में इससे लिखने बैठ गए ना। 2-3 लाइनें लिख, इसके लिए 2-3 लाइनें लिख, मैथमेटिकल इक्वेशन दे दे, इसके लिए 2-3 लाइन लिख, मैथमेटिकल इक्वेशन, इसके लिए 2-3 लाइन मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है? 3 आउट ऑफ 3। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, अरे लाला ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देख ई नोट बोलो कितना है यहाँ पे? क्या 30? ओमेगा बोलो यहाँ पे। और किसमें नापेगा? रेडियन पर सेकंड। अच्छा और ये 300, 300 पाई एक्स।
तो ये kx होता है k बराबर, बता कोई दिक्कत? ये अपने को गिवन है, क्या क्या निकालना है देखते हो। ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ निकालनी है, तो k इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा बराबर 300 पाई, डिशुम डिशुम पाई बराबर 2/300, 1/150, 1/150 मतलब 1.6 कुछ आएगा या 6.6 कुछ तो आएगा, देख लेना। 1 पॉइंट नहीं, अच्छा अच्छा, एक मिनट 6 पॉइंट समथिंग कुछ, अरे कर ही लो यार, देख लो। एक काम करो, ऊपर कर लो 1000 और यहां कर लो 10⁻³ तो 15 चिक्का 90 ना होता पॉइंट, 15 चिक्का 90। एक मिनट रुक, तेरी क्या मंशा क्या है? सिक्स पॉइंट और कितना 10 बचा, फिर से सोच 6.6 आ गया, 6.6 10 की घात 9 की 3, ये आ गया लैम्डा। ठीक है, कोई दिक्कत? यूनिट जो भी देख लेना, मीटर यहाँ मीटर में ही आएगी। राइट डाउन दी एक्सप्रेशन फॉर दी ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, सेम ही एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, बस मैं क्या लिखूंगा बी वाई, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड वाई मत लिख देना, बस गलती हो जाएगी। बी एक्स लिखोगे बी जेड लिखोगे, बताओ। ये डायरेक्ट, अरे कुछ भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो भाई, ये प्लस, हाँ एक्स और वाई घिराव है, एक्स में प्रोपेगेशन है, वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जेड में मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो बी जेड लिखा जाएगा बी नोट। और अंदर सब कुछ सेम, क्या फ्रीक्वेंसी बदल सकती है? क्या के बदलेगा, लैम्डा बदलेगा, क्या प्रोपेगेशन बदलेगी? अब बी नोट निकालना है बस, तो बी नोट किसके बराबर, आओ ई नोट क्या, या फिर ऐसे करो, वेलोसिटी फिल्टर में तुमने पढ़ा हो अगर, ई नोट बाई बी नोट होता है ये, तो बी नोट बराबर ई नोट बाई सी, ई नोट बोले तो 30/3 इंटू 10⁸8, 3 से 3 कट गया, 10⁻⁻7 आ गया, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7, 2 इंटू 10⁻11 t प्लस 300 पाई x। बोलो क्या हुआ? अच्छा साइन, हाँ वेव तो बनी, बिना इसके वेव कैसे बन जाएगी? वेव बनी नहीं, बिल्कुल सही बात है। और कुछ इसमें? ठीक है, इसमें देख लो, लेंस लो भाई, बता दियो, बता देगा, लिख रखा है मैंने, पक्का थ्योरी तो लिख लोगे ना, और वैसे भी पता है लेंस लो वैसे होता क्या है? डायरेक्शन बताता है लेंस लो, ऐसे बताया था मैंने, एनर्जी कंजर्व करता है वो लेंस लो, हाँ माइनस उसकी वजह से आता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी में से। अभी तो मैं 2 लाइनों में इतना बोलूंगा, बाकी डिटेल में हमने पढ़ रखा है। हाँ तो फेरेडे लॉ में नेगेटिव इसकी वजह से आता है लेंस लो, क्यों क्यों आता है? क्योंकि फ्लक्स के चेंज को, हाँ फ्लक्स बदलना नहीं चाहिए, फ्लक्स कांस्टेंट रहना चाहिए, इसकी इच्छा है। क्यों? क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहती है, याद आया? और एनर्जी कैसे कंजर्व करता है वो भी सीखा था हमने, कि वो एनर्जी गई कहाँ, शुरू के आधे 1 घंटे यही डिस्कस हुआ था, फिर तो चैप्टर तो फटाफट निपट गया था। अच्छा अब इसमें देखो, टैप जस्ट क्लोज्ड, ठीक है, मतलब जस्ट बंद कर दिया मैंने ये स्विच, जैसे ही इसको बंद करा तो इसमें करंट बहेगा, क्या करंट इस डायरेक्शन में बहेगा जिसमें इसने एरो बनाया, अभी अभी जस्ट बंद, सॉरी उसने, हाँ की क्लोज किया जस्ट, अभी अभी जस्ट की, तो जैसे ही क्लोज करिए अभी तो करंट बढ़ेगा ना, तो करंट बढ़ेगा तो इसमें जाता हुआ फ्लक्स बढ़ेगा ना, क्या ये फ्लक्स को अपोज करेगा? अपोज करने के लिए क्या ये अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो अगर ये ऐसे जाएगा, ध्यान से सुनना, अगर ये ऐसे जाएगा तो क्या ये ऐसे जाएगा, तो क्या ये जेड वाई एक्स जाएगा? पहले का आंसर क्लियर, ठीक है। दूसरे पे आ जाओ, रेयोस्टेट सेटिंग बीइंग चेंज्ड, रेयोस्टेट सेटिंग अगर बदलती है तो देखो क्या हुआ, कुछ दिक्कत हो तो बता दो, पक्का, ठीक है। तो ये कॉमन एक्सिस होगी, रेयोस्टेट की सेटिंग बदल रहे हैं, जब भी रेयोस्टेट की सेटिंग बदली जाए, जब भी रेयोस्टेट की सेटिंग बदली जाए तो दो तरीके से देखना, ये जितना आगे तक लेके जाएगा इसको, जितने जिगजैग आएंगे इसका मतलब उतनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी,
वो सब भूल के, वो सब भूल के, ये बुद्धि नहीं लगानी। पहले वो बताया मैंने कौन सी बुद्धि। लाल बटन दिख रहा है, नहीं दबा, हाँ कौन से वाला एरो, ये, अरे ऐसे देख, ऐसे रखी हुई है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, हाँ एक बार देख लेते हैं ना, हाँ वो सही कह रहा है, देख लेते हैं एक बार, वही ना डायग्राम कंफ्यूज कर रहा हो तो, ऐसे है रिंग, ठीक है, और उसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो सबको दिख रहा है, ये कैसा हुआ, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो इस वाली रिंग में कैसा जाना चाहिए, एक्सिस कॉमन है, एक्सिस कॉमन है, तो इसमें कैसे जाना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अपोज करेगा, जब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो वो कैसे घूमेगा, करो इमेजिन, हाँ, और इसमें पॉइंट डिनोट कर लेते हैं, क्या ये ऐसे थी और मैंने इसको ऐसे किया है, ऐसे को ऐसे किया, तो यहां ऊपर तो भाई है ही, क्या जेड पीछे चला गया और ये एक्स आगे आ गया, कोई दिक्कत, और अब कैसे घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज जब घूमेंगे तो एक्स से वाई की तरफ, वाई से जेड की तरफ, हाँ तुझे कैसे पता, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, क्लॉकवाइज आ रहा है, हाँ अरे एक और है के, एक और दो चूड़िया दो, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, नहीं नहीं नहीं, बैठ 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 बैठ, हाँ बता बता बता, जल्दी बता जल्दी बता, करंट की डायरेक्शन अगर इसमें देखें तो ऐसे में है, और हाँ इसमें भी देखें तो आपने ऐसे बना दी, पर अपोजिट बनानी चाहिए, अगर वैसे में देखेंगे तो, नहीं तो दोनों में सेम डायरेक्शन बना दिया आपने, ये अपोज कर देख लो देख लो देख लो, एक बार देख लो, डायग्राम कंफ्यूजिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे, हाँ देख लेते हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, मैं कौन सा कुछ कह रहा हूँ, ये रिंग, इसमें करंट ऐसे है, बता कोई दिक्कत, ठीक है, हाँ अब ये रिंग ऐसी थी, ये वाई है, ये वाई है, ये एक्स है, ये जेड है, ये जेड, एक्स वाई, दिखा कोई दिक्कत, ठीक है, अब इसको ऐसे रख दिया मैंने, अब बताओ क्या ये जेड, क्या ये एक्स, क्या ये वाई, करंट आएगा ऐसे, वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स, हाँ वाई जेड एक्स, ठीक है, कर लो ऐसे कर लो, वाई जेड एक्स, ये डायग्राम हटा दो, डायग्राम कंफ्यूज ही कर रहा है, हाँ 3D में इमेजिन करो, क्या दिक्कत है, ठीक है, अब ये उधार ले रहा हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये भी है, अगर तुम्हें कभी भी बोले रेयोस्टेट की सेटिंग बदल रही है तो तुम मान लेना रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, सेटिंग अगर बदली तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, रेयोस्टेट की सेटिंग बदलेगी तो रेजिस्टेंस, क्योंकि सेटिंग बदलने के लिए रेयोस्टेट काम कैसे करता है, उसमें ना वो होती है, कीज होती है, वो निकालनी पड़ती है, हाँ वो बैटरी का डब्बा टाइप, हाँ उसमें वो ऐसे निकालते रहते हैं, पहले होती थी, इन सब की वर्किंग समझते थे, अब तो खैर कुछ भी नहीं है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी, क्योंकि सब इंस्टेंटेनियस काम है, तो कुछ इंस्टेंट के लिए जैसे ही रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी, तो उसमें मेरे को बताओ, इसमें करंट बढ़ेगा घटेगा, इसमें करंट घटेगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस, तो अगर इसमें करंट बढ़ा तो ये क्या चाहेगा, इसमें फ्लक्स, क्योंकि करंट बढ़ा, ईएमएफ बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ा, ये चाहेगा फ्लक्स घटे, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेगा, खत्म, बढ़े आगे, इस पे आ जाओ, इसमें देखो इसने कहा टैपिंग की जस्ट रिलीज, अब करंट घटेगा, हाँ हटाई गई है, अब करंट घटेगा, अगर इसमें करंट घटेगा तो इसमें जाता हुआ फ्लक्स, पहले इसमें फ्लक्स जा रहा था ना, वो घट जाएगा, अब फ्लक्स और देख लेते हैं, मेरे को बताओ क्या करंट इसमें ऐसे जा रहा है, इस कोइल में करंट ऐसे जाएगा, अगर इस कोइल में करंट ऐसे जाएगा तो क्या ऐसे जा रहा है, अगर 3D में इमेजिन करो, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इधर है, यही तो फ्लक्स देगा, और ये फ्लक्स का घटता हुआ है, अगर ये फ्लक्स घटेगा तो ये इसको बढ़ाना चाहेगा, तो क्या ये सपोर्ट करेगा, क्या जिस डायरेक्शन में इसमें करंट है उसी डायरेक्शन में इसमें करंट जाएगा, तो अगर इन कोइल में कैसा है करंट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें भी कैसा करंट जनरेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज, समझ आया, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ये एंटी क्लॉकवाइज, इस कोइल को इमेजिन करो, इस कोइल को यहां निकाल के रख लो बाहर, तो इस कोइल में एंटी क्लॉकवाइज है, तो मतलब करंट ऐसे जा रहा है, देखा, उसके हिसाब से इसमें ड्रॉ कर दो, भाई करंट ऐसे जा रहा है, तो ऐसे ही जाएगा एक्स जेड वाई, हाँ
ठीक है, उसने इसीलिए तो पॉइंट बना के दिया है। यहाँ पे भी आंसर किसमें करोगे, एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई में, ठीक है, वरना एक एक सेकंड की क्वेश्चन है, क्यों इतने नंबर देता हो इसके, है ना। अच्छा, करंट डिक्रीजिंग एट स्टेडी रेट, मतलब क्या है इस चीज का, करंट स्टेडी रेट में डिक्रीज हो रहा है, मतलब उसके घटने का रेट कांस्टेंट है, घटने का रेट कांस्टेंट है, करंट के घटने का रेट कांस्टेंट है, तो करंट तो बदल ही रहा है, और करंट बदलेगा तो फ्लक्स भी तो बदलेगा, और फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ भी तो बदलेगा, और ईएमएफ बदलेगा तो माइनस एल डी बाई डी टी से अपोज होगा। एक ही वैल्यू आएगी, चेंज नहीं होगी, क्योंकि स्टेडी रेट पे घट रहा है ना, हाँ, तो ईएमएफ तो उसके घटने का रेट, उसके घटने का रेट कांस्टेंट है, ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा इंड्यूस वाला। बोलते रहो जो भी है, बट एक लाइन में बोल देता हूं, उसके बाद तुम सारा खेल समझ जाओगे। खेल ये है कि करंट यहां है, करंट में कितने भी नाच हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे बनेगा। अच्छा, और फ्लक्स में बी ए कोस थीटा आता है, वो थीटा किस किस के बीच का एंगल है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया ये रहा, एंगल बोलो कोस 90, खत्म। तो क्यों, कुछ भी नहीं होगा भाई, अगर करंट डिक्रीज हो रहा है स्टेडी रेट से, तो कोई इंड्यूस करंट नहीं आएगा, आई जीरो रहेगा, क्योंकि फ्लक्स बदल ही नहीं रहा। अरे भाई, बकोस थीटा है ना, एक मिनट बताइए जरा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, तो बता तो सही, पूरा बता ना, मैं करेक्ट करूंगा फिर, बता क्यों नहीं लग रहा होल इफेक्ट, अब तू बता। हाँ, और वो कहाँ लगता है, इस सिचुएशन में लगेगा, क्या मोशनली ईएमएफ है वो, तो कुछ तो है, नहीं है, नहीं है भाई, क्यों होगा, नहीं। तूने एक बार ये भी बता दे मेरे को, सेफ खेलने के लिए क्या पढ़ा है होल्स इफेक्ट, एक लाइन का है, फटाफट बता, बोल बोल बोल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, लगेगी ऊपर, तो ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स पे अपोजिट साइड फोर्स लगती है, तो नीचे नेगेटिव बन जाएगा, और ये हो जाएगा, और एक छोटी बैटरी क्यों होता है ये? याद हो गया। बिना गिरे हो जाएगा रोड के, अच्छा ये रोड रखी हुई है, ये वायर रखी हुई है, इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड भेजा, मैग्नेटिक फील्ड कौन, तो कहीं और का इफेक्ट कहीं और कैसे लगा सकते हो, तो if the galvanometer and voltmeter source are switched in a balanced condition, the balance condition remains the same, सही है क्या ये बात? अरे मैं बताता हूँ, देखो मैं एक फंडा बताता हूँ तुम्हें, समझ रहा हूँ, R1 R2 R3 R4, एक चीज हमेशा याद रखना, R1 R4 बराबर R2 R3, ये बराबर होने चाहिए, तो बैलेंस्ड है, अगर ये बराबर है तो ये, अब इससे मैं दो तरीके से रेशो बना सकता हूं, कैसे, एक तो ऐसे, और कैसे, कोई दिक्कत, पक्का। अब उसने मेरे को क्या बोला है कि वोल्टेज सोर्स आर स्विच्ड इन अ बैलेंस कंडीशन, द बैलेंस कंडीशन रिमेन्स द सेम, अगर मैं इसको उठा के यहां जोड़ दूं, इसको उठा के यहां जोड़ दूं, कोई फर्क, क्यों, क्योंकि रेशो तो अभी वही रहा, तो ये बात तो हो गई सही। अगले पे आते हैं, बैलेंस स्टेट ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टर वैल्यूज, ये तो बात गलत ही है, बैलेंस ही बिगड़ जाएगा उसका, है ना, क्योंकि ये रेशो मेंटेन रहना चाहिए, और मेंटेन कुछ फिक्स वैल्यूज पे ही तो होता है, स्पेसिफिक वैल्यूज पे ही तो होता है, ये तो ना दुनिया का हर नंबर का रेशो आधा आधा होता है ना, तो ये वाली चीज गलत हो गई। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं, कोई नहीं। कंसीडर टू स्लिट interference arrangement such that the distance of the screen from the slit is half the distance between the slit. अच्छा, obtain the value of d in terms of lambda such that the first minima on the screen falls at a distance d from the center O. OPX COD S1 C CS2 D.
देखो तुमने तो पढ़ी रखा है ना ये S1 C, C कहाँ है इसका? अच्छा S1C D है, ये भी D है। ओ, और इसने X भी तो इनडायरेक्टली D बोल रखा है ना। obtain the value of D in terms of lambda such that the first minimum of the screen folded D। हाँ भाई उसने कहा है कि ये X ही तो दूरी है फर्स्ट मिनिमा की, और ये कहाँ नहीं चाहिए, गंगा नहीं बोलते ना। हाँ तो ठीक है, मैंने सही तो बोला, गलत क्या बोला? तो उसमें क्या दिक्कत आई बता? अच्छा दिक्कत, अरे वो मैं बताता हूँ होता क्या है। एक ना इफेक्ट होता है एंटी एलियासिंग इफेक्ट, 8XX 4XX होता है। अब उसको समझाने बैठूंगा टाइम लगेगा अभी, बस इनडायरेक्टली सुन ले फटाफट क्या है चीज। तो उसमें क्या होता है ना, जब तुम बहुत ज्यादा तेजी से फ्रेम रेट चेंज कर रहे होते हो तो उसमें वो रियल टाइम एआई फ्रेम्स जनरेट करता है। एआई फ्रेम जनरेट करने का मतलब है कि मैं यहाँ से यहाँ कर्सर मूव करा तो बीच में मान ले जैसे लगभग 1000-1200 फ्रेम आए, तो एक दो फ्रेम ओरिजिनल लेगा वो, बाकी खुद जनरेट कर देगा सीरीज में। हाँ तो वो फ्रेम जनरेट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि अभी सॉफ्टवेयर ढंग से काम नहीं कर रहा। अपडेट आएंगे, अभी फुली लॉन्च थोड़ी ना हुआ है वो, अपडेट आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, उसके बाद स्टैटिक हो जाएगा वो। अभी तो वोल्टेज वेरिएशन भी ज्यादा आ रही है उसमें, ये भी है, तो धीरे धीरे हो जाएगी मैच्योर वो। और डीएलएसएस का मतलब ही तो यही है, सैंपल स्केलिंग को लर्न करना एआई के थ्रू। तो जितना डेटा उसको मिलता रहेगा सीखता रहेगा वो। ओ तो उसमें ब्लैक मिथ वुकोंग कोई गेम है, उसमें भी कुछ ऐसे ही आ रहा था। हाँ दिक्कत आ रही थी, खैर मतलब ठीक है, पर पावर तो 30% इंक्रीज हुई है ना, ये भी तो दिक्कत है। जो उन्होंने मेमोरी बढ़ाई है, पहले 24 GB थी अब जो 32 GB है। हाँ तो 32 GB मेमोरी की वजह से वो जितने भी फ्रेम है वो अच्छे से जनरेट कर पाएगा, बट अभी वो उसको कोड अच्छे से नहीं कर पा रहे। हाँ रो पर यार उसको उस तरीके से कोड नहीं किया गया ना। अभी जब अपडेट आएंगे तो हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो तो शुरुआत में दिक्कत आती आती है, वरना 2-3 लाख रुपए में कौन लेगा भाई इतनी महंगी चीज लेने के बाद भी। हाँ इंडिया में तो और भी महंगा आएगा। बाहर 4090 डेढ़ डेढ़ लाख रुपए के आसपास का लॉन्च हुआ था, इंडिया में वो 230 से कम मिला ही नहीं। अब 210 पहुंचा होगा, लेकिन जब नया नया 230 से कम कोई भी वेरिएशन नहीं थी, और फाउंडर एडिशन तो इंडिया को देते ही नहीं वो। खैर डेल्टा एक्स 2n-1 लेमडा बाई 2 होता है, इसमें बताओ कोई दिक्कत? इसको मैं इस डायग्राम के हिसाब से क्या ऐसा भी लिख सकता हूँ, डायग्राम में ही बना रहा हूँ। ये तो मैं अलग से बनाना है वहां, ये लाइन दिखी सबको, ये लाइन भी दिखी सबको, ये दूरी डी, तो ये वाली दूरी भी, ये इसका नाम S1P लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं S1P, ये दूरी x और ये दूरी d। बताओ कोई दिक्कत? पक्का? वो तो बाद में रख देंगे भाई। जैसे इतना सा क्वेश्चन 3 नंबर का है, अगर मैंने एक लाइन में सोल्व करा 1 नंबर मिलेगा। हाँ मैं वो एक लाइन में भी करके दिखा दूंगा बाद में, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा 2-3 लाइन तो लिख दूं तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें पता लगे कुछ तो लिखना होता है वहां। अब मेरे को ये बताओ, ये जो S1P दिख रहा है तुम्हें, ये लिखा जाएगा D-x। देखो ये पूरा D, ये x, तो ये कितना D-x, और ये क्या है D, तो D स्क्वायर प्लस D-x का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज, इसमें कोई दिक्कत? चलो क्या तुम्हें ये लाइन दिख रही है, इसका नाम क्या S2P है? क्या ये D है, ये x है, तो ये दूरी D प्लस एक्स है, और ये वाली दूरी D है, तो क्या लिखा जाएगा D स्क्वायर प्लस D प्लस एक्स का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज S2P। और यही तो पार्ट डिफरेंस है, देखो जरा ऐसे तो निकालते पार्ट डिफरेंस भाई। ये कितना चला, ये कितना चला, उनका डिफरेंस ही तो पार्ट डिफरेंस है। तो लिख लेते हैं इसको, S2P बताओ क्या, अंडर रूट D स्क्वायर प्लस D प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट D स्क्वायर प्लस D माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये 0। क्यों, कोई दिक्कत? ये 2D, तो ये हो गया 5, ठीक है, माइनस D स्क्वायर का D बराबर किसके है ये, क्योंकि वो पहले की बात कर रहा है, फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहा है, तो n की वैल्यू 1, तो ये कितना आ गया लैम्डा बाय 2।
डी कितना आ गया यहाँ से, लेमडा बाय 2 अंडर रूट 5 माइनस 1। रूट 5 किसके बराबर लगभग, 4, 2.4, 4 कम होगा ना यार, तो 2.4 समथिंग, 2.4 तो ज्यादा हो गया, 2.2 मान लेते हैं, तो 4.4 आ गया नीचे। तो ये लेमडा की टर्म्स में क्या आ गया, लेमडा अपॉन 4.4 समथिंग कुछ। अब 4.4 है तो एक काम करो, 4 डिवाइड करो, 1/4 कितना होता है, 0.25, तो ये तो बड़ा है और भी 0.25 से भी कम होगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.21 या 21 से लेके 23 कुछ भी लिख देना, अप्रोक्स में आंसर आ रहा है। अरे -1 भी तो है ना, अच्छा हाँ, तो फिर तो अलग आंसर आएगा। अब क्या करना है, 1/2.4 कर लेना, जो भी आएगा लिख लेना, है ना, डब्बा आ गया अपना आंसर। क्या करा नीचे वाला क्या कह रहा है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, 2 स्लिट 0.3 सेंटीमीटर अपार्ट। छोटा डी क्या गिवन है, दूसरे वाला सवाल कर रहे हैं, 0.03 सेंटीमीटर, तो 0.03 इंटू 10⁻⁻², तो ये हो गया 3 इंटू 10⁻⁻4 लिख लूं, ठीक है। ये तो हो जाएगा, ये मैंने करा। और द स्क्रीन इज 1.5 मीटर अवे, तो कैपिटल डी, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल से मतलब यहां से, और फोर्थ ब्राइट बोले तो चौथी ब्राइट मतलब y4 1 सेंटीमीटर है, y4 कितना, तो 10⁻⁻² मीटर लिख लूं, चलो। और मुझे पता है y इक्वल्स टू लेमडा डी बाय डी, और इनटू में कोई दिक्कत, मुझे निकालना क्या है, निकालना क्या है, फाइन, अच्छा वेवलेंथ निकालनी है क्या, देखो ये कितना 4, और ये y4 कितना 10⁻⁻² गिवन है, डी गिवन है, छोटू डी गिवन है, सब है अपने पास, लेमडा आ जाएगा, और डब्बा डूट। बताओ कोई दिक्कत, क्लियर है भाई, क्लियर है। यूजिंग हाइजन वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये प्रूव दी, ये किसका क्वेश्चन है, ये बता दो बस, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल, किसने पूछा है, कौन है, कौन है इसका दाता, क्या चाहते हो तुम मेरे से ये रीटेलीकास्ट ऑफ जो क्लास कर ली हमने वो, अरे हाँ, ये मैंने भेजा है, सुनो मेरी बात। हाँ मैं तो जानता था, अब वो बताया तो नोट्स हैं, उसमें लिख के बता रखा है, वीडियो लेक्चर है उसमें नहीं, उसमें लिखना नहीं बताया मैंने, समझाया तुम्हें कैसे हो रहा है, क्या वहां सब कुछ समझ में आया था, पक्का देख ले विद्यारायण कसम, अगर सब कुछ समझ में आ चुका था उस वीडियो में, नोट्स तेरे पास है, लिखना कैसे है, क्या चाहता है, हाँ क्या चाहता है इसमें ये बता, नीचे वाले देख लेते हैं, व्हाट इज मीन बाय वेव फ्रंट, डिस्कस द बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग विद द प्लेन वेव फ्रंट, भाई तीनों ही नहीं करा रखे मैंने, बताओ 5 नंबर का है, अगर ये आता है तो पेपर बहुत आसान है। Alternating MF is applied to do a series combination of a resistor and capacitor to have an expression for the impedance of the circuit with the help of the phasor diagram. हाँ an alternating MF is applied, अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छा अब तो रियोप्टिक्स के तुम्हारे सारे डाउट जो भी तुमने पूछे थे मैंने कर दिए, अब ये सारे के सारे रियोप्टिक्स के क्वेश्चन है, इसमें था हाँ और क्या, अरे कुछ तो डालना था भाई, उस पे चैनल पे 5 दिन से ठंडा पड़ा हुआ है वो, और क्या, नहीं 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 मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मेरे भाई का फोन आया, कह रहा भाई डाल रहा है कुछ, नहीं डाल रहा उस पे, मैंने कहा नहीं डाल रहा, कह रहा कमाना है कुछ, भूखा मरना है, क्या करना है। क्वेश्चन नंबर, एक बात बताओ, एक वेव बना रहा हूं,
ये वाई ओमेगा टी। ये एक वेव है ऐसी, ठीक है। वाई का मतलब समझ रहा है, यहां पे मैं वी भी रख सकता हूं, पहला ई लिखवा दिया, आई भी रख सकता हूं। रिस्पॉन्स भी ऐसे हैं। अब मेरे को ये बता, क्या 0 to 0 नेक टू नेक है? फेज कोई है नहीं यहाँ। अगर कोई फेज ही नहीं है तो मैंने पावर पढ़ाई थी तुम्हें, जनरल सर्किट के लिए पावर पढ़ाई थी, वी आर एम एस आई आर एम एस बाय 2, या फिर वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाइव, कोस फाइव, कोस फाइव 1 तो रेजिस्टेंस डीसी एसी ई की बात। सर्किट कैसा रेजिस्टिव, रेजिस्टिव सर्किट है तो पावर आएगी, वरना पावर कैसा सर्किट रेजिस्टिव, पावर आएगी। तो इसमें तो पावर का खेल है। अगर कोई वेव ऐसे आ रही है, अब बता, 90 है, 0 वोटलेस, पावर है ही नहीं, कोस 90 0 होता है, समझ गया? क्या करना है इसमें, बता। एक और देख लो, एक और देख लो। बना रहा हूं ना, देख। ठीक है, सही कह रहे हो, और क्या। मेरे को एक बात बताई, श्रिंक नहीं हो गया? याद करो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेंज ऐसे ही बताया था मैंने तुम्हें। अब मेरे को बता, ये क्या भी नेक टू नेक है, 0 to 0, बट ये ग्राफ किसका हो गया बस? तो इसमें पावर क्यों, हाँ इसमें भी पावर आएगी, है ना, इसमें भी पावर आएगी, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन वहीं भी cos 2 into 0 वो भी क्या हो जाएगा, cos 0, या फिर cos 2 पाई वो भी क्या होगा 1, तो भी पावर आएगी। तो इसमें भी पावर है और इस वाले में भी पावर है, ठीक है। यहां जाओ तुम, फटाफट देखो, जो जो तुम बोलोगे निपटाते चलेंगे, जो तुम नहीं बोलोगे वो छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि तुम कर लोगे तो आगे बढ़ जाएंगे। जैसे छोटा सा क्वेश्चन, स्मॉल कैंडल है, 2.5 सेंटीमीटर साइज है उसका, 27 सेंटीमीटर रखी हुई है दूर, कर्वेचर 36, रेडियस ऑफ कर्वेचर 36, डिस्टेंस ऑफ द, सबको समझ तो आ रहा है ना? ऐसा पढ़ा करो, साइज कितना 2.5, ये कैंडल दी है तो पक्की बात है, इमेज की बात नहीं हो रही, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट मतलब यू, और वो भी नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 36, तो कॉनकेव मिरर है तो नेगेटिव, फोकस कितना 18, माइनस का 18, है ना? अरे भाई 36/2 ही तो 18 इज 18 के नीचे अब 2 क्यों लगा रहा है? डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड, मतलब एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर, अच्छा तो वी पूछ रहा है ना, गंदी भाषा में वी पूछा उसने। डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, ये मैग्निफिकेशन से पता लगेगा अपने को। नेगेटिव आई तो रियल इन्वर्टेड, पॉजिटिव आई तो वर्चुअल इरेक्ट, दिक्कत? चलो, इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर हाउ वुड द स्क्रीन हैड टू बी मूव्ड, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन में तुम ये तो निकाल ही लोगे 1 वी क्या होगा, तो 1 वी इक्वल्स टू 1 एफ माइनस 1 यू, सारी वैल्यू साइन के साथ। एफ बताओ क्या रखोगे, -18, यू बताओ क्या रखोगे, -27, कोई दिक्कत? क्या यहां से वी मान लिया मैंने, डब्बा आ गया, अगर वी डब्बा आया तो क्या निकालना है अब अपने को, मैग्निफिकेशन, क्या? हाँ हाँ, नहीं हम तो बता सकते हैं, हमें तो समझ में आता, हाँ सीबीएसई है ना भाई, हाँ ये मत बोलो सीबीएसई है वो, हाँ उसे बताना है, हमें पता है, उसी के तो नंबर है, तभी तो सब्जेक्टिव पेपर है।
तो मैग्निफिकेशन किसके बराबर, वी नॉट कहां से आया, वी बाय यू, ठीक है। माइनस का कि प्लस का, और ये साइन के साथ रखोगे, दोनों नेगेटिव, कटा कटा नेगेटिव, तो इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। कोई दिक्कत, पक्का। और हम ये भी बता सकते हैं डिमिनिश है कि नहीं है। अगर ये 1 से बड़ा आया तो मैग्नीफाइड है, 1 से छोटा आया तो डिमिनिश्ड है, ठीक है। अब इसको क्या भी बोल सकते हैं, साइज मेरे को कितना दिया है उसने, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ क्या 2.5, और ये एच आई। मैग्निफिकेशन तुम निकाल चुके हो, डब्बा जो कि मुझे पता है, ये डब्बा डॉट होगा, हाँ जो कि मुझे पता है। तो एच आई 2.5 इंटू डब्बा डॉट इक्वल टू डब्बा डबल डॉट, क्या ये भी आ गई, कोई दिक्कत। अब उसने पूछा है कैंडल इज मूव क्लोजर, अगर मैं कैंडल को पास लेके जाऊंगा तो मेरी इमेज इंफिनिटी को अप्रोच करेगी और साइज बढ़ता चला जाएगा, मुझे रखनी है सेम, तो क्या मुझे मिरर भी पीछे सरकाना चाहिए, सरका लो। हाँ कहा उसने मिरर बोला है, स्क्रीन बोला है सरकाने को, स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड, हाँ तो मिरर वही है, स्क्रीन को कहां ले जाना पड़ेगा, मिरर से दूर ले जाना पड़ेगा, तो अवे फ्रॉम दी मिरर, ठीक है। क्या सारे आंसर समझ में आ चुके हैं, पक्का। 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ इतना, गिव द लोकेशन। हाँ बता, हाँ यू कम करा तो, अच्छा इधर यू कम करा तो कैसे पता, ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएंगे, अरे ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये प्लस नहीं हो गया। कोई नहीं, डाउट डाउट है, पूछ लिया करो, ठीक है। अगला देखो 4.7 नीडल प्लेस 12 सेंटीमीटर, सेम ही है, बस क्या है, ठीक है छोड़ दो, ये है तुम्हारा हाउ, भाई साहब कर लेना, रियोप्टिक्स का क्वेश्चन नहीं छोड़ना तुम्हें, पहले ही बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करने से ही आएंगे इसके क्वेश्चन, तभी मैंने अलग से उठा के सारे छांट दिए, और मतलब छांट क्या दिए, सारे के सारे लाइन में लगा दिए, वही करवा रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी के ही हैं सारे, देख 9.3 एनसीईआरटी, हाँ हाँ भाई सब करना है, सब करना है, नहीं एमटीसी तेरे से हो जाएगी, एमटीसी से बढ़िया मैंने तुम्हें दे रखा है, हाँ एक बार ये करा करू के ना, मैं बता दूंगा क्या करना है, हाँ मैं बता दूंगा करना क्या है, ठीक है। टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू अ हाइट इतना, ये रहा टैंक, कितना भरा हमने 12.5, ये भर दिया पूरा, पूरा ही भर दिया, लो टैंक की 12.5 सेंटीमीटर के लिए बात ही खत्म। apparent depth of the needle lying at the bottom of the tank measured by the microscope, माइक्रोस्कोप ने कितना मेजर किया, असलियत में नीडल यहीं पे है, लेकिन माइक्रोस्कोप ने कहा देखी, यहाँ देखी, और ये कह रहा है कितनी 9.4 सेंटीमीटर। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है, ये निकालना है अपने को, तो पहले तो यही निकालेगा, आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। अब इसका फॉर्मूला देखना ध्यान से। हमने जो भी डेप्थ वगैरह देखी थी, डेप्थ देखी थी ना हमने, एक होती है एपेरेंट, एक होती है रियल, एपेरेंट और रियल, ठीक है। अब ध्यान से एक फॉर्मूला देखना, रियल डेप्थ से मल्टीप्लाई करना, ये क्या है, दो टाइप के मीडियम होते हैं, रेयर डेंसर, ये कौन सा मीडियम है, रेयर, अरे भाई आर लिखा है, आर वो बोल जा, मैं फॉर्मूला रटवा रहा हूँ, सिखा तो मैं बहुत चुका हूँ, अब रटवा रहा हूँ। ये क्या है, रियल डेप्थ, आंख बंद करके किससे मल्टीप्लाई करनी है उसकी, रेयर मीडियम के म्यू से, हाँ शाबाश, और डिवाइड किससे कर दो, डेंसर वाले से, तो क्या आ जाएगी, कोई दिक्कत, मुझे क्या ये निकालना है, तुम यहां पे ऐसे भी पहुंच सकते थे, यहां से रोशनी गई, यहां निकल गई, ये बना तुम्हारा आई, और ये बना तुम्हारा आर, तो तुम क्या लिखोगे, साइन आई, और ये कौन सा मीडियम है, म्यू डेंसर, ये क्या लिखोगे, साइन आर, और ये कौन सा मीडियम है, क्या ऐसे ही लिखवाया था मैंने स्लेंस लो, ये सब तुम निकालोगे यही आ जाएगा, क्या हमने डेरिवेशन भी कर रखी है, तो उस डेरिवेशन को ही मैंने याद करने का तरीका बता दिया, डी आर म्यू आर साथ में रखना, बात खत्म, डी आर म्यू आर साथ में रखना, तो आंसर
भाई साहब कैलकुलेटर लेके बैठा है क्या? अरे सर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बॉर्डर में इतनी होता है। वो मत लिखियो, वो मत लिखियो। हाँ मतलब वो टिलेज निकाल लिया उधर, अलग आ गया ना, खेल हो जाएगा। हाँ होता इतना ही है, पर वो कभी कभी अलग निकलवा देगा ना तुमसे। उसने बोला रटा वाली के तो पानी भी तो अलग अलग टाइप का हो सकता है, इम्प्योर हार्ड वाटर 10 चीजें है ना भाई, फर्क। हाँ, पता नहीं, जो सीधा ही पूछता पानी का बताओ, टैंक वैंक क्या कर रहा है उसका फिर, क्यों अपेरेंट रियल आ रहा है? डीआर बोलो कितना दिया उसने, बोलते चलो फटाफट। रियल डेप्थ 12.5 इनटू, और क्योंकि हवा में जा रही है चीजें, और ये कितना 9.5 मतलब 9.4 जो भी है। तो ये इसको सोल्व कर लो, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 125/94 करिए जरा एक बार, अरे देख ले फटाफट करो, वहां नहीं होगा तुम्हारे पास कैलकुलेटर, वहां 1.32 ये करना, तुम नहीं करोगे तो नंबर नहीं देगा वो, साफ बात है। मजा तो हमें भी आएगा, डायरेक्ट लिख दो। हाँ, इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63, अब मुझे ये गिवन है 1.63 ये गिवन है, सेम हाइट, बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड, इस माइक्रोस्कोप को कितना मूव करना पड़ेगा ताकि नीडल दोबारा फोकस हो जाए, ताकि नीडल दोबारा फोकस हो जाए। तो इस बार सेम फॉर्मूला लगाएंगे, इस बार उसने क्या पूछा मेरे से कि एपेरेंट डेप्थ कितनी होगी उसकी, एपेरेंट डेप्थ, दोबारा यही फॉर्मूला लगेगा, दोबारा यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो इस बार मुझे क्या निकालनी है, एपेरेंट डेप्थ। तो डी ए बराबर डी आर जो कि कितना है 12.5 इंटू म्यू आर जो आप कितना है 1 अभी भी, और ये कितना हो जाए 6.3। अरे इसको नीचे भेज दिया, इसको यहाँ ले आया, अब इसको वापस कैलकुलेट कर लो, 7.66 ये आ गया, ठीक है। अब ये आने के बाद, ये आने के बाद ध्यान देना, पहले कितना था, अब कितना है, क्या ये शिफ्ट भी आ गई, उसने शिफ्टिंग पूछी है, हाँ तो शिफ्टिंग निकाल लो, तो इसको निकाल लोगे ना, मतलब समझ आया, पक्की बात है। बहुत बढ़िया जस्टिफिकेशन थी, कर ली मैंने। अब मैं तुझे देख कहां तक परेशान करता हूं। अरे वो जो टेलीग्राम का बोट है उसके बारे में बात कर रहा, जोक मारता बेचारे ने, समझ में किसी को आया नहीं, मेरे अलावा मैं हंसा नहीं और नहीं करना। शो रिफ्रैक्शन ऑफ अ रे इन एयर इंसिडेंट एट 60 डिग्री पे आया, ठीक है, with the normal of the glass air water interference respectively predict the angle of the reflective when we 45 degree। देखो फालतू बात करी है उसने सारी की सारी, वो पूछना चाह रहा है बेशक, मतलब ये क्वेश्चन मार्क क्या है, और क्या पूछा उसने भाई, यही पूछा, बताओ इसमें क्या करोगे, इसमें भी स्नेल्स लॉ, हाँ। तो अब मेरे पास क्या क्या चीज है, देखो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे कैसे देखना है क्वेश्चन को। एयर का मेरे को पता है, ग्लास का नहीं पता, वाटर का नहीं पता, ग्लास का नहीं पता, और ये एंगल नहीं पता, ये सारी चीजें हमें नहीं पता, तो 4 चीजें नहीं पता। हाँ अरे भाई ले तो लिया, वाटर का नहीं पता, ग्लास नहीं पता, तो ग्लास भी हो चुका है 2 बार, ग्लास वाटर का नहीं पता और एंगल नहीं पता, 3 चीजें नहीं पता, तो मुझे 3 रिलेशन चाहिए होंगे। क्या एक इससे स्नेल्स लॉ आएगा, एक इससे स्नेल्स लॉ आएगा, एक इससे स्नेल्स लॉ आएगा, 3 रिलेशन 3 वेरिएबल, तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, क्या लपेट लोगे पक्का? हाँ एंगल की वैल्यू बुरी बुरी होंगी, जैसे 47 की 45, 45 तो पता ही है, 35, 35 की 37 के आसपास मान लोगे, 37 4/3, 3/4, 3/5 वो सब, और 37 47 को 45 ले लो, अगर वो वैल्यू दे रखी है तो वही लेना, अपनी मर्जी से मत मानना, ठीक है। अगर चाहते हो तो मैं करा दूंगा, वरना अगर तुम्हें समझ में आ चुका है 3 रिलेशन और 3 वेरिएबल निपटा दोगे। इसमें पता है एक और चीज थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, जैसे इसमें वेरिएबल किन्हीं भी 2 इक्वेशन को डिवाइड करोगे और ज्यादा आसान हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इक्वल टू में प्लस माइनस में कुछ नहीं आ रहा, सब चीज मल्टीप्लाई में है, तो डिवाइड करके निकाल लो, ज्यादा तेज आंसर तक पहुंचोगे। समझ पाया क्या बोला, चलो बढ़िया।
स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टैंक, इतना 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 डेप्थ, व्हाट इज द एरिया ऑफ द व्हिच इज लाइट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, बताओ एरिया निकालना है इसका। मैं करा देता हूँ ना एक बार। छोटा सा बल्ब है यहाँ, ये रहा बल्ब, ठीक है, और डेप्थ कितनी है 80। सरफेस एरिया जैसे मान लो यहाँ से यहाँ निकला, ये बनेगा, ठीक है। कोन के बिल्कुल लास्ट में जो लाइट पहुंचेगी, उसके बाद ये TIR करना शुरू कर देगा। अगर इससे बाहर रह गई तो यहां वापस आ जाएगी, इसलिए बाहर नहीं दिख रही लाइट। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे क्या वो ग्रेज करेगी, तो यहां जो एंगल बनेगा क्या वो क्रिटिकल एंगल होगा। समझ आ गया? चलो। कैन इमर्ज आउट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दी वाटर इज 1.33। तो मुझे क्या क्या ये भी गिवन है कि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.33। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4/3 चलेगा, ठीक है। और क्या गिवन है, ये 1 है, इसके बाहर जो भी है वो 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्रिटिकल एंगल निकाला जा सकता है यहां से, कैसे देखो, साइन थीटा सी इनटू ये रहा ना, बराबर 1 × 1, एक तो साइन 90 का और एक म्यू का, तो ये आ जाएगा 3/4 थीटा सी, या फिर एक काम करो, रुको, हाँ वही साइन थीटा सी बराबर 3/4, ये तो आई गया, इसको ऐसे ही रहने दो। मुझे क्या चाहिए, पूछा क्या उसने, एरिया पूछा है ना, तो एरिया के लिए मुझे थोड़ी ना साइन थीटा सी चाहिए। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, इसको मान लूंगा परपेंडिकुलर, इसको मान लूंगा हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 का रूट, तो कितना आ गया अंडर रूट, ये आ गया बेस। कोई दिक्कत, मुझे निकालना है एरिया, अब निकाल लो, पाई आर स्क्वायर, ये आर √7 थोड़ी ना है, ये आर, ठीक है। ये कितना, ये तो बात समझ आती है, ठीक है। अब अगर ये 80 है और ये आर है, तो ये हाइपोटेन्यूस क्या पता लग सकता है मेरे को कितना होगा, कितना होगा, स्केलिंग लगेगी, ठीक है, लगाते हैं। चलो आर निकालना है, आर किस वजह से आ सकता है, आर आ सकता है अपना ये एंगल क्या थीटा सी ही होगा, होगा। तो अगर मैं यहां से साइन थीटा सी ही निकाल लूं, तो वो खुद किसके बराबर होगा, 3/, या फिर एक काम करो, अब तो सब कुछ है अपने पास, टेन थीटा सी निकालो, खेल खत्म, या आर साइन थीटा सी रख दो डायरेक्ट। चलो कोई नहीं, एक बार देखो देखो देखो, सामने देखो, सामने देखो, टेन थीटा सी निकाल रहा हूं मैं, आसान पड़ जाएगा, R/80, R/80 सेंटीमीटर बराबर ये कितना, और मैंने सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि रेडियस भी मैं सेंटीमीटर में निकाल लो, कट जाएगा। तो ये है 3 परपेंडिकुलर, और बेस कितना है बटे √7, क्या आर आ गया, रख दो इधर, 22/7 इनटू में आर कितना, 3 × 80/√7 का स्क्वायर, कैलकुलेट आंसर। तो आंसर कितना आया, कोई दिक्कत, मतलब बहुत तरीके से कर सकते हो, 2-3 स्टेप में हो गया अपना, ठीक है। हाँ बताओ, तो मतलब ये कह रहा है कि जैसे अगर साइन थीटा सी लिखूं, तो साइन थीटा सी 3x 4x, ठीक है, x 80/3 कैसे भाई, यहां से करेगा ना तो 80/r किसके बराबर रखेगा इसको, आगे समझ, तूने रेशो अच्छा लगाने की कोशिश की, छोटा करने की कोशिश की, बट गलती कर गया वहां पे, आर भूल गया, ठीक है। Prism is made of glass of unknown reflective index. A parallel beam of light is incident on a face of the prism. The minimum angle of deviation xi m कितना 40, कहाँ की बात अब बोलिए इसने,
व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म? म्यू प्रिज्म। चलो हवा का एक है ना, रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ द प्रिज्म मतलब ए 60। इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर, प्रेडिक्ट द न्यू एंगल। अच्छा ये इसकी कहानी बाद में देखेंगे, पहले इतना देखते हैं, है ना। मेरे को बताओ यहां पे म्यू पी अपॉन म्यू एयर क्या लिख सकता हूं? साइन जाई एम प्लस, बोलो हाँ, अपॉन में साइन, क्या ये पता है कितना? और ये तो कितना 50 आ गया, और ये एक कितना 30, साइन 30, ये एक क्या आ गया म्यूपी? कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। म्यूपी आने के बाद अब मेरे पास है म्यूपी की वैल्यू, अब दोबारा सेट लिखते हैं। मेरे पास क्या क्या है? म्यूपी है, म्यूपी कितना डब्बा, और ए भी मेरे पास 60 ही होगा, प्रिज्म थोड़ी ना बदल गया, है ना। अब मेरे को क्या निकालना है? जाई एम निकालना है फिर से। अब क्या निकालना है? तो लगा दो वो स्नेल्स लॉ लगा दो, ये फिर स्नेल्स लॉ भी क्या लगा है, इसी में ही कर लो इधर उधर, या इनवर्स, या फिर छोटा भी नहीं है पर ये एंगल। अच्छा एक और चीज भी तो है ना, पता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पानी, ये भी तो पता है ना बाहर वाले का कितना है। अब म्यू वाटर अब कितना है? म्यू वाटर है कहां गया? ठीक है, ये तो अभी भी उतना ही रहेगा, ये तो अभी भी उतना ही रहेगा। बस यहाँ पे इस बार म्यू एयर की जगह क्या आ जाएगा? म्यू वाटर, और म्यू पी डब्बा निकाल चुके हैं, रख दोगे। इसकी वैल्यू पता ही है, इसकी भी पता है, तो इधर करके साइन इनवर्स भेज दोगे उसको। साइन इनवर्स भेजने के बाद जाइए हमसे जो जो हटता जाए उधर हटा के भेजते रहो। मेरी मजबूरी है, यहां में कौन सा फॉर्मूला नहीं लगा सकता समझना, मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला चाह के भी नहीं लगा सकता, वरना एक सेकंड में आंसर आते। क्यों नहीं लगा सकता मैं चाह के भी ये फॉर्मूला? नहीं, ये कब वैलिड होता है? हाँ फॉर स्मॉल एंगल। क्या तुम्हें दिख रहा है यहाँ एंगल छोटा है? नहीं, अगर एंगल छोटा होता तो मैं ये फॉर्मूला लगाता, अभी इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि एंगल बड़ा है। कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा? पक्का? ये पता है क्यों आसान लग रहे हैं तुम्हें सारे के सारे? क्योंकि मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा। कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी ना सब में, जहां दिक्कत आएगी वो पार्ट में छोड़ रहा हूँ। हाँ मैं अपना काम कहां से निकाल रहा हूँ? डब्बे से निकाल रहा हूँ, डब्बा तुम भरना। भाई साहब कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन में तुम्हें ये अप्रोक्सीमेशन आनी चाहिए, जैसे साइन 50 की बात कर रहा है वो। तुम्हें पता है क्या खेलूंगा? सबसे पास वाले की मुझे किसकी पता है? साइन 45 1/√2। उससे जस्ट अगले वाला कौन सा एंगल बताया मेरे को? साइन 60। साइन 60 की कितनी होगी? ये वैल्यू और ये वैल्यू। क्या मुझे इससे थोड़ी सी फालतू चाहिए? इससे काफी कम चाहिए। समझ आया? जैसे 1/√2 की क्या वैल्यू होगी, और वो किसके बराबर आएगी? अरे भाई वैल्यू बता, वैल्यू। हाँ 0.7, और ये कितना? तो अब मुझे इससे बड़ी चाहिए, इससे छोटी चाहिए? देख 7-1 7-2 7-3 7-4 अप टू 7-9 तक जा सकते हैं। अच्छा ऐसा कर सकते हैं हम, है ना। तो 16 के मार्जिन में मेरे को कहां वैल्यू रोकनी चाहिए अपनी? अप्रोक्स 5 या 4 के आसपास रोकनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके ज्यादा पास है, इससे दूर है। क्योंकि ये 15 डिग्री फालतू है 60 इससे, सॉरी 10 डिग्री फालतू है 60, और 45 से 5 डिग्री कम है। तो मुझे क्या लेनी चाहिए वैल्यू? 0.74 या 0.75। पेपर में सुंदर देगा, और अगर सुंदर नहीं देगा तो बताएगा, वो सीधा बोल देगा साइन 50 की वैल्यू है रख लो। ठीक है। क्या हो जाएगा अभी? ये कोई परेशानी? पक्का? ठीक है। Double convex lenses are to be manufactured from a glass of refractive index 1.55 with both the faces of the same radius of the curvature. What is the radius of the curvature required in the focal length is to be 20 centimeter. Fine.
डबल कॉन्वेक्स लेंस, अरे डबल कॉन्वेक्स लेंस यही होता है। आर टू मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 with both faces of the same radius of curvature, ठीक है। what is the radius of the curvature required और फोकल लेंथ, ठीक है। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी, 1/20 बराबर, यहां पे क्या लिखा जाएगा, म्यू टू बाई म्यू वन, मतलब 1.55 माइनस 1 कर दूं, म्यू माइनस 1, बेसिकली म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस 1 है, म्यू वन 1 है, बाहर यार है ना, और अंदर 1 बाय आर माइनस माइनस 1 बाय आर। क्या इसका R1 पॉजिटिव होगा, क्या ये वाला R2 नेगेटिव होगा, और उसने खुद बोला है भाई साहब ये जरूर कर लेना कृपया, बोला है। अगर ऐसा बोला है तो मेरे को बताओ यहाँ पे 1 अपॉन आर माइनस यही तो आएगा, तो क्या 2 बाय आर आ जाएगा इनटू 0.55 बराबर 1/20, तो आर निकल जाएगा 2/20 इंटू 0.55, खत्म, आंसर आया डब्बा, देख लेना आप। कहाँ आर इधर, अच्छा हाँ 20 ऊपर आएगा, 2 इंटू 0.55 इंटू 20, ठीक है। beam of light converges at point P, अच्छा, now a lens is placed in the path of the conversion beam 12 cm from P, okay, at what point does the beam converge if the lens is convex lens 20 cm का, concave lens 16 cm का। पहले तो ये P पॉइंट देखते हैं, P पॉइंट हमें नहीं पता भाई कुछ भी, जो आता है पहले वो कर लेते हैं, ये अपने को आता है कर दिया, 2 लाइट पकड़ी P पे कन्वर्ज करा दी, बात ही खत्म। फिर नाउ अ लेंस इज प्लेस्ड, इससे 12 सेंटीमीटर पीछे कौन सा लेंस रखा है, पहले कॉन्वेक्स, चलो कॉन्वेक्स, ये दूरी कितनी 12, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब क्या मुझे इमेज बनानी है, तो पी तो ऑब्जेक्ट हो गया, और कैसा ऑब्जेक्ट, कैसा ऑब्जेक्ट, रियल वर्चुअल, कैसा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। क्या मैंने ये डेफिनेशन बता रखी है, हाँ बैक ट्रेसिंग करके अगर, ठीक है। तो पी बन गया ऑब्जेक्ट, 12 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। अब बननी है इसकी इमेज, अब बननी है इसकी इमेज। इसका फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। अच्छा फोकल लेंथ गिवन है क्या अपने को इसकी 20, तो 1/20 प्लस की 1 अपॉन वी माइनस, बताओ ये कहां है, प्लस लू या माइनस लू, कैसे पता, हाँ तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/12 प्लस 1/20, तो 1 अपॉन वी, वी आ जाएगा वहां रख लेना, वही में आ जाएगी, कोई दिक्कत, पक्का। अगर ये दोनों प्लस है और ये प्लस के नेचर का था वी यू, तो इसका मतलब ये कहां बनेगा, इस साइड ही कहीं बनेगा, सेम साइड ऑफ द लेंस, वी कहां आएगा, सेम साइड ऑफ द, मतलब इधर ही आएगा। क्या बात इमेजिन कर पा रहे हो फॉर्मूले से, ठीक है। अगली बात देखते हैं उसने क्या बोला, अगली बात बोल रहा है वो, कॉनकेव लेंस अगर रख दिया होता जिसकी फोकल लेंथ 16 है, तो यही हिसाब है, बस इसकी जगह अब क्या आ गया, तो अब क्या लिखा जाएगा 1/16, क्या ये माइनस का होगा, 1 अपॉन वी माइनस 1/12 प्लस 1/12, कोई दिक्कत, इसको उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 1 अपॉन वी 1/12 माइनस 1/, मेरे को बताओ 1/12 बड़ा है ना 1/16 से, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, तो ये भी सेम साइड ही बनाएगा, ये भी सेम साइड बनाएगा, बताओ कोई दिक्कत, हाँ तो इसको वी डैश मान लो, तो वी डैश आ गया फिर से डब्बा डॉट, कोई दिक्कत, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स, ठीक नहीं कॉनकेव, focal length 21 centimeter, describe the image produced by the lens, what happens if the object is moved further away from the lens, बताओ क्या करना चाहते हो, करना है या छोड़ो, पक्का, तुमने ऐसे छुड़वा छुड़वा के मेरे ख्याल से पूरा सिलेबस छुड़वा रखा है, हाँ क्योंकि 70 में 70 तो तुम्हारे किसी भी सैंपल पेपर में भी नहीं आए, 5 हो चुके हैं,
व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर ठीक है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, सिस्टम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, इग्नोर द थिकनेस। कब पता लगता है मुझे सिस्टम डाइवर्जिंग है कन्वर्जिंग है? अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आए तो कन्वर्जिंग, नेगेटिव आए तो कॉन्वेक्स कॉनकेव से कोई लेने देना नहीं है। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का मतलब किससे है? फोकल लेंथ से। फोकल लेंथ पॉजिटिव तो कन्वर्जिंग, नेगेटिव तो खत्म। तो करना है कि छोड़ू? समझाता हूं। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या है? 30। पहली बात समझ आई? उसको कॉन्टेक्ट में लाया गया कॉनकेव लेंस के जिसकी फोकल लेंथ है 20। मैंने तुम्हें दो तरीके के सिस्टम पढ़ाए थे, मान ले 3 लेंस है, ये 3 लेंस है, ठीक है। या फिर ऐसा करो, लेंस 1 लेंस 2 मैंने ले रहा शेप, फोकल लेंथ 1 फोकल लेंथ बराबर क्या नेगेटिव पॉजिटिव डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग के हिसाब से रख लोगे। अगर ये एफ नेट तुम्हारा प्लस आया तो इसका मतलब पूरा सेटअप किसकी तरह बिहेव कर रहा था, और अगर ये एफ नेट पॉजिटिव आया पूरा सेटअप कन्वर्जिंग और नेगेटिव आया तो डाइवर्जिंग, ठीक है। अच्छा, बट सुन 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 सुन, बट इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं आना चाहिए। अगर गैप आ गया, अगर गैप आया तो क्या लिखा जाएगा? 1 अपॉन एफ नेट, 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 माइनस d अपॉन f1 f2। d क्या है? उनके बीच का गैप। समझ आया? अगेन f1 f2 साइन के साथ। इस सेटअप में अगर ये f नेट नेगेटिव आया तो डाइवर्जिंग, f नेट अगर पॉजिटिव आया तो पूरा का पूरा सेटअप कन्वर्जिंग, ठीक है। अब पढ़ो सवाल एक बार। हाँ, और क्या करेगा? सच्ची सच्ची बताओ, कर लोगे पक्का? अरे भाई क्या पता, अब थोड़ी ना भरोसा है किसी भी चीज पे, हालत समझो मेरी, नहीं कर सकता भरोसा भाई। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, आईपीस फोकल लेंथ 6.25, डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। How far from the object should an object placed in order to maintain the final image? Least distance of distinct vision, infinity, magnifying power of the microscope। फॉर्मूले लगने डायरेक्ट डायरेक्ट समझा देता हूँ एक बार फिर, क्योंकि ऐसे 3-4 सवाल साथ में लग के आएंगे तो फिर देख लेंगे, फिर तुम खुद ही बोल दोगे हो जाएंगे। तो मेरे को बताओ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आईपीस बड़ा और ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा, ऐसी डायग्राम होता है, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ इधर आएगी एफ, इसकी फोकल लेंथ इधर आएगी एफ नोट, ठीक है। अब पढ़ते हैं सवाल। उसने कहा है कि फोकल लेंथ कितनी है इसकी आईपीस की? 2 सेंटीमीटर। अच्छा, और अरे ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, हाँ मैंने बताया बिना देखे क्यों लिखा था, क्योंकि मेरे को था ये फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ है छोटे वाली ऑब्जेक्टिव की, आंख बंद करके। और ये 6.25 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, दोनों के बीच में दूरी। एक बात बताओ, ये 15 सेंटीमीटर क्या होगा, किसके बराबर होता है ये? इधर बताओ, इधर क्या वी नोट पे बनेगी इमेज, और ये इसके लिए क्या यू ई होगा, बस ये सब दिमाग में चलना चाहिए। अच्छा, हाउ फार, हाँ बता। वी नोट यू के क्यों बराबर होगा? हाँ बिल्कुल, हाँ और क्या, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप है। अच्छा, हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्ट should an object be placed in order to obtain the final image? How far from the objective लेंस आना चाहिए था वैसे, should an object, तो इससे कितना दूर रखूं मैं ऑब्जेक्ट, मतलब u नोट, placed in order to obtain final image at least distance of distinct vision 25 सेंटीमीटर, मतलब मेरा v क्या होगा, v कितना आ जाएगा 25, और इन्फिनिटी के लिए क्या हो जाएगा वो? तो मेरे को बताओ, अगर d के हिसाब से देखें तो मैग्निफिकेशन किसके बराबर आएगी? क्या ये आ जाएगी MOME, ये हो जाएगा कितना v नोट बाय u नोट, या फिर ऐसा लिख लो, यही लिख लो, चलो v नोट अपॉन u नोट, अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस d बाय एफ ई,
कोई दिक्कत? अगर ये इन्फिनिटी रिलैक्स आई के लिए बात करें तो कितना हो जाएगा? वी नॉट बाई यू नॉट एफ नॉट बाय, बताओ कोई दिक्कत? क्या सारी बातें क्लियर है? आप सुनना ध्यान से। उसने कहा कि एक तो ये लाइन दोबारा देखो, हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज। अच्छा, इमेज चाहिए फाइनल। और मेरे को फोकल लेंथ दोनों की गिवन है, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ गिवन है, मतलब VE 25 है और हम्म। U नॉट 2 है। हाँ, और उसने वी नॉट प्लस यूई 15 भी दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इन ईच केस? मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है इन ईच केस, वो तो ठीक है। देखो सर, V नॉट 25 है रखा है। वी नॉट 25, उसने बोला ऑब्जेक्टिव लेंस है 25 सेंटीमीटर। हाँ, तो उससे अरे फाइनल इमेज की बात कर रहा वो। फाइनली में मैं बोलूं, हाँ बोल। देखो पहले वो VE हमारा 25 ले लेंगे, 25 सेंटीमीटर। कहाँ? फिर वो नॉर्मल। अच्छा ये कह रहा है तो वी, ये वी इसके हिसाब से हाँ 25 सेंटीमीटर लेंगे, वो तो फिक्स है अपना। और UV निकल जाएगा क्योंकि हमें फोकल वही तो सोच रहा हूँ, अरे वो तो पूरा लंबा होके हमें यहाँ घूम के जाना पड़ेगा ना। मैं सोच रहा हूँ कोई कुछ ऐसा कि तिकड़मबाजी कर लें। अगर वैसे करना है तो वैसे तो फटाफट हो ही जाएगा, बस मजदूरी है उसमें। क्या करोगे? 1 अपॉन एफ ई बराबर 1 अपॉन यू ई प्लस 1 अपॉन वी ई। ये तो है अपना डी के बराबर, मतलब 25 प्लस की माइनस। पहले ये बताओ 25 प्लस की माइनस, सोच लो। माइनस भाई, अरे यहां से आएगी। इधर है तेरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ है? माइनस का है, और इधर ही इमेज बनी है, तो इमेज प्लस की कैसे हो जाएगी? माइनस, कोई दिक्कत? और इधर तो एफ ही प्लस का लिया जाएगा, लेकिन इधर कोई दिक्कत? तो ये भी माइनस का लोगे। इसकी वैल्यू गिवन है, हाँ। इसकी वैल्यू गिवन है, हाँ। ये निकल जाएगा, निकल गया। अगर ये आ गया, क्या? हाँ, ये आ गया मेरे पास, आ गया डब्बा। अब ध्यान से देखना, क्या ये लिखा हुआ है डब्बा प्लस वी नोट बराबर 15? तो क्या वी नोट आ गया डब्बा डॉट? ये वी नोट आते ही क्या आ जाएगा? क्योंकि मुझे एफ नोट पता है, इसमें कोई दिक्कत? अब मैग्निफिकेशन का ये, क्या मुझे ये पता है? ये पता है, निकाले हैं सब मेहनत करके अपने हाथों से चुप चुप के, सब आ गया। कोई दिक्कत? क्या? क्या? हाँ, तो यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे ना, हाँ ये 0 हो जाएगा। तो एफ ई बराबर यू, ये तभी तो फॉर्मूला वो लग पाया। डिराइव जो हमने किया था वहां पे भी तो यही हुआ था। डी को क्या रखा था? इन्फिनिटी, अपने आप लपक के वो आया था फॉर्मूला, डेरिवेशन ही वही थी, ठीक है। क्या हो जाएगा पक्का? अगेन रिवीजन में एक बार वही है, खर्चा पानी तो ही। एफ ई और वी, ये तो अपने को पता है, यहाँ से हमेशा क्या निकलेगा? यूई। यूई निकलते क्या निकाल लेंगे वहां से, इस वाली इक्वेशन को यूज करके वी नोट। वी नोट से क्या निकल जाएगा? लेंस फॉर्मूले से फिर से यू नोट। और ये सब चीज